बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है टेक्निकल एसईओ। आप में से बहुत सारे बच्चे इस लेक्चर का वेट कर रहे थे कि टेक्निकल एसईओ कब होगी, कब वो अपनी वेबसाइट की सेटिंग करेंगे टेक्निकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उन्हें अपनी वेबसाइट लॉन्च करनी है। अच्छा, अभी तक हम ऑन पेज एसईओ पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने नीच रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च देखा, फिर ऑन पेज एसईओ भी देख लिया, ऑफ पेज एसईओ भी देख लिया, लोकल एसईओ भी हमने देख ली। आज हम टेक्निकल एसईओ करेंगे जो कि नेक्स्ट वीक तक चलेगी, यानी कि इसके 2 लेक्चर होपफुली होंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको सारा इसका आइडिया दूंगा, चीज़ें गाइड करूंगा, समझाऊंगा, कंसेप्ट क्लियर करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में ये सारा कुछ हम फिर प्रैक्टिकल करके देखेंगे, यानी कि मैं अपनी ही एक वेबसाइट के ऊपर पूरी की पूरी टेक्निकल एसईओ आपके सामने बैठ के अप्लाई करूंगा वेबसाइट पे लाइव। तो आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो उसके बाद फिर हमारा एसईओ का पोर्शन है वो तो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिर हम देखेंगे एसईओ की चेक लिस्ट क्या है, यानी कि अगर आपने अपना वेबसाइट लॉन्च करनी है तो वो चेक लिस्ट आपने बस टिक मार्क करते जानी है। उसमें कोई 100 के करीब पॉइंट होंगे जो मैं आपको चेक लिस्ट दूंगा। जस्ट आपने टिक मार्क करना है कि जी हाँ जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। जब वो सारे पॉइंट आपकी वेबसाइट में हो जाएं तो इट्स मीन यू आर रेडी टू लॉन्च। उसके बाद फिर हम वेबसाइट का ऑडिट करना सीखेंगे, और उसके बाद हम एसईओ की मैं आपको क्लाइंट हंटिंग के बारे में गाइड करूंगा। तो एसईओ वाला पोर्शन हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे हमने आगे कौन सा पोर्शन शुरू करना है। चलें जी। टेक्निकल, अच्छा एसईओ क्या है, ऑन पेज और टेक्निकल में क्या फर्क है, ये चीज आपको बहुत डिटेल में ऑलरेडी समझ लग चुकी है, क्योंकि मैं काफी दफा ये चीजें पढ़ा चुका हूं। अब टेक्निकल एसईओ में हम कौन कौन सी चीजें कवर करेंगे वो हम देख लेते हैं। वी विल कवर द फॉलोइंग पॉइंट्स इन टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ को ऑन साइट एसईओ भी कहते हैं, एडवांस्ड ऑन पेज एसईओ भी कहते हैं। आई होप ये भी आपको पता होगा। सबसे पहले हम देखेंगे रोबोट्स फाइल, उसके बाद देखेंगे साइट मैप, उसके बाद हम देखेंगे स्पीड ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन जिसे हम कोर वेब वाइटल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये इन डिटेल हम देखेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, कि एक थीम को कैसे रिस्पॉन्सिव किया जाता है। फिर यूआई यूएक्स के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हम गूगल सर्च कंसोल को स्टडी करेंगे, उसमें किस तरह के एरर्स होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। फिर गूगल एनालिटिक्स को स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर गूगल पेनल्टीज को देखेंगे कि गूगल किस किस तरह की पेनल्टीज लगाता है आपकी वेबसाइट पर, और उनका सोल्यूशन क्या है, ये चीज़ें देखेंगे। फिर हम देखेंगे रिच स्निपेट्स, इसके अंदर क्या होते हैं, कैसे होते हैं। बस यही चीजें होंगी, ये 9-10 चीजें इसमें हम कवर करेंगे, तो ये हमारी सारी की सारी टेक्निकल एसईओ हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने ये नाम पहली दफा सुने हो, रोबोट फाइल, साइट मैप, कोर वेब वाइटल्स, रिस्पॉन्सिवनेस, यूआई यूएक्स, गूगल सर्च कंसोल, एनालिटिक्स, पेनल्टीज, रिच स्निपेट्स, या इनमें से कोई एक ऐसा नाम जो आपको लगे कि ये आपके लिए वेरी फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हैं, क्योंकि ये सारी कॉमन चीजें हैं वैसे। ओके, यूएक्स, वैसे यूएक्स हम पढ़ भी चुके हैं यूजर एक्सपीरियंस के नाम से। रिच स्निपेट्स स्कीमा को ही कहते हैं। आपने किसी ना किसी नाम से शायद ये चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ताकि आपको गाइड भी करता रहूं। आई के, ये क्या है आई के, व्हाट इज आई के? कोर वेब वाइटल स्पीड ऑप्टिमाइजेशन को ही कहते हैं, जो वेबसाइट की स्पीड होती है। रिच स्निपेट्स ये बेसिकली स्कीमा ही होता है। ठीक है, ओके 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 ओके। इसके अलावा कोई ऐसा बच्चा है जिसे कोई और नाम न्यू लगता हो, रोबोट फाइल का नहीं पता? चलें, आज इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। मैं ज़रा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा रोबोट फाइल के बारे में। और इसके अलावा, अच्छा, रोबोट फाइल पर ना, सर जी सारे ही न्यू हैं, सारे ही न्यू हैं, वेरी गुड, चैप्टर ही क्लोज कर दिया जी, सब कुछ ही न्यू है। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, आपको सब कुछ आज इंशाल्लाह समझ लग जाएगी।
वैसे अगर हम YouTube पे जाए ना, तो एक लेक्चर था, टेक्निकल एसईओ बाय हिशाम सरवर, गालबन यही वाला था, कोड 5 टेक्निकल एसईओ। अच्छा हाँ, ये वाला एक लेक्चर था टेक्निकल एसईओ का, सर हिशाम सरवर साहब के साथ। ये मैंने लेक्चर लिया था गालबन, आज से कोई काफी अर्सा, काफी टाइम हो गया, कब का है, हाँ 6 जून 22, यानी कि तकरीबन 1.5 साल हो गया। तो ये ज्यादातर मैंने जो कवर किया था ना, इसमें रोबोट फाइल को ही कवर किया था। तो ये वाला लेक्चर आप लोग लाजमी सुनिएगा, तो आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे से समझ लग जाएगा। ये देखिए मैंने dgapps.com का ही साइट में, आप यहाँ पे सॉरी, रिपोर्ट फाइल यहाँ पे मैंने डिस्कस की थी समझाने के लिए बच्चों को। तो जी एफबी ग्रुप में भी है, वो अलग है, एफबी ग्रुप वाला ये एक अलग है। ये आप एक 1 घंटे का लेक्चर है, ये लाजमी लीजिएगा, तो आपको रिपोर्ट फाइल बहुत अच्छे से समझ लग जाएगी। ठीक है, आपने सिर्फ जाके यहाँ लिखना है टेक्निकल एसईओ बाय हिशाम सरवर, ठीक है, तो ये लेक्चर आपके सामने आ जाएगा। तो ये एक दफ़ा लाजमी सुन लें। अच्छा चलें जी, आ जाए, चलें हम शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना मैं आपको ना एक प्रोसीजर बताता हूँ कि यू सॉरी जो गूगल है, उसका जो सर्च बोट आता है वो आपकी वेबसाइट के साथ बिहेव कैसे करता है, डील कैसे करता है। सबसे पहला काम जो गूगल आपकी वेबसाइट पे आके करता है, वो आपकी रिपोर्ट फाइल देखता है। हर वेबसाइट की एक रिपोर्ट फाइल होती है, पता है आपको, हर वेबसाइट की होती है, और उसका एक फिक्स नाम होता है। क्या नाम? example.com/robots.txt। जिस भी वेबसाइट की आपने रिपोर्ट फाइल देखनी है, आप ये टाइप करेंगे और उसकी रिपोर्ट फाइल खुल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप डीजी एप्स की देखना चाहते हैं, dgapps.com/robots.txt, ये लें जी, ये डीजी एप्स की रिपोर्ट फाइल खुल गई। इसी तरह अगर आपने फेसबुक की खोलनी है, तो यहाँ facebook.com/robot.txt, अब ये देखें ये फेसबुक की खुल गई, समझ लग रही है। इसी तरह आपने गूगल की देखना चाहते हैं, तो यहाँ लिखें google.com/robots.txt, गूगल की अपनी खुल गई। अच्छा देखें, गूगल खुद सर्च इंजन है और वो खुद रिपोर्ट फाइल लिख रहा है। तो किसी भी वेबसाइट की आप रिपोर्ट फाइल देख सकते हैं। नॉर्मली रिपोर्ट फाइल पब्लिक फाइल होती है। पब्लिक फाइल का ये मतलब है जिसे कोई भी बंदा एक्सेस कर सकता है, समझ लग रही है। रोबोट्स फाइल is a public file. It means anyone can access your robots file। समझ लग गई ये चीज? ओके, एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दी। अब ये रोबोट फाइल होती क्या है? व्हाट इज अ रोबोट फाइल? रोबोट फाइल बेसिकली ये समझ लें कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। एक, जैसे आपको एक चीज खरीदते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई माइक खरीदा, कोई भी डिजिटल गैजेट खरीदते हैं, तो उसके साथ एक बुकलेट मिलती है, पता है आपको इस चीज का? आप कुछ भी खरीदें तो आपको एक बुकलेट मिलेगी जिसे आप कहते हैं मैनुअल। क्लियर हुई ये बात? कोई ऐसा तो नहीं है जिसे इस चीज का ना पता हो। आपने माइक खरीदा, आपने मोबाइल फोन खरीदा, आप कुछ भी खरीदें, उसके साथ एक छोटी सी बुकलेट होती है जिसे मैनुअल कहते हैं। एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है कि वेबसाइट का क्या मैनुअल है, वेबसाइट की क्या बुकलेट है, वो उसकी रिपोर्ट फाइल है। उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं सिर्फ, कि ये बताया जाता है कि भाई किसी भी सर्च इंजन ने मेरी वेबसाइट के साथ डील कैसे करना है। ठीक है, अब देखें दुनिया में कितने सर्च इंजन है, जल्दी से मुझे आंसर करें, थोड़ा सा इंटरेक्टिव करें सेशन को, ताकि बोरियत ना हो आपको। दुनिया में कितनी तरह के सर्च इंजन है जी? जल्दी से टाइप करें। सर्च इंजन की बात कर रहा हूं, नट ब्राउजर।
सर्च इंजन बिंग, ओके, यस, बिंग इज अ सर्च इंजन. टू टाइप्स, गूगल, यूट्यूब, बिंग, बिंग, गूगल, ओके. बिंग गूगल के अलावा कोई और? येंडेक्स, यस. यूट्यूब, याहू, यस, यस. बिंग, याहू, गूगल, बेडू, यस, यस. AOL, DuckDuck. There are so many search engines, so many. अब तमाम सर्च इंजन के लिए हम कमांड्स लिखते हैं कि भाई आपने मेरी वेबसाइट के कौन से पेजेस पढ़ने हैं, कौन से पेजेस नहीं पढ़ने, इंस्ट्रक्शंस देते हैं हम उसे. ठीक है. तो वो जो इंस्ट्रक्शन सेट लिखा जाता है ना, वो रोबोट फाइल के अंदर लिखा जाता है. जैसे ये देखिए, इन्होंने अपना इंस्ट्रक्शन सेट लिखा हुआ है, इन्होंने अपना लिखा हुआ है. अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बात बताएं, अगर आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल में कोई पिक्चर शेयर करते हैं, आप अपनी पिक्चर शेयर करते हैं फेसबुक प्रोफाइल में, तो क्या वो गूगल में नजर आ जाती है? क्या जो पिक्चर आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल में शेयर करते हैं, क्या वो गूगल में भी आती है या नहीं आती? नो, नहीं आती, बिल्कुल. अब ऐसा क्यों है? अब ये देखिए, हम थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं. अब ये क्या है? फेसबुक का रोबोट फाइल है. अब उसने क्या किया, ये एप्पल बोट के लिए है, यूजर एजेंट एप्पल बोट यानी कि एप्पल के लिए लिखी है. ये बेडू सर्च इंजन के लिए लिखी है. ये बिंग के लिए लिखी है. ये डिस्कॉर्ड के लिए लिखी है. ये फेसबुक के अपने के लिए लिखी है. ये गूगल बोट यानी कि ये गूगल के लिए इंस्ट्रक्शन सेट ये लिखा हुआ है. अब वो कहता है यूजर एजेंट गूगल, यानी कि गूगल के लिए कौन से इंस्ट्रक्शन है ये देखें. डिसअलाउ एजेक्स, डिसअलाउ एल्बम. जो एल्बम आप बनाते हैं वो भी डिसअलाउ है. डिसअलाउ का मतलब है कि भाई गूगल, आप मेरा ये वाला फोल्डर या ये वाला डाटा नहीं रीड करेंगे. उसके अलावा ये देखें, फोटोज डॉट PHP. ठीक है, कि भाई जितनी मेरी फोटोज होंगी फेसबुक के अंदर वो भी आप रीड नहीं करेंगे. समझ लगी ये चीज? और यही वजह है कि जो पिक्चर आप अपने फेसबुक पर अपलोड करते हैं वो गूगल में नहीं आती, क्योंकि गूगल को इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि भाई ये वाली चीजें डिसअलाउ है. इसके अलावा बाकी सब क्या होगा? अलाउड. प्रोफाइल आ जाती है ना गूगल सर्च में. अब देखें, प्रोफाइल को उन्होंने डिसअलाउ नहीं किया हुआ. समझ लगी ये चीज? तो ये सिंपल इंस्ट्रक्शन सेट होता है. इसी तरह अगर मैं आपको डीजी एप्स का दिखाऊं, जो कि बिल्कुल सिंपल सा इंस्ट्रक्शन सेट है, जिससे आपके लिए समझना ज्यादा आसान हो जाएगा. robots.txt. ये देखें, अब मैंने यहां किस यूजर एजेंट की बात कर रहा हूं? मैंने यूजर एजेंट की नाम की जगह लिख दिया स्टैटिक. स्टैटिक का मतलब होता है भाई कुछ भी, कुछ भी. जब ये लिख दिया तो इसका मतलब भाई कि तमाम सर्च इंजन के लिए ये मैं बात कर रहा हूं. डिसअलाउ, ऐसे पेज को डिसअलाउ कर दो जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क पेज इज इक्वल टू का वर्ड आ जाए. वो क्या है? डिसअलाउड. सिंपल. और साथ में मैंने से साइट मैप दे दिया. समझ लगी ये चीज? साइट मैप भी मैंने दे दिया. अब इसमें रोबोट फाइल के अंदर दो चीजें होती हैं. एक तो सर्च इंजन के लिए इंस्ट्रक्शन सेट होता है, दूसरा इसके अंदर साइट मैप का लिंक होता है. समझ लग रही है ये बात? है कि रोबोट फाइल बेसिकली सर्च इंजन को ये बताती है कि भाई मेरी वेबसाइट में आपने क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, और साथ में मेरी वेबसाइट का जो साइट मैप है वो इस जगह पे दो इंफॉर्मेशन देती है. और सबसे पहला काम सर्च इंजन क्या करता है? रोबोट फाइल को स्टडी करता है. ये तो समझ लग गई ना आपको? रोबोट फाइल में जाएगा, वहां से इंस्ट्रक्शंस पढ़ेगा, मैप उठाएगा, और जो इंस्ट्रक्शन आप रोबोट फाइल में देंगे उसके अकॉर्डिंगली वो काम करना शुरू कर देगा. यहां तक बात समझ लग गई? यहां तक कोई इशू, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? गूगल का अपना जो पेज है रोबोट्स के बारे में वो बहुत अच्छा है. robot.txt गूगल. ये देखें, अगर आप बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाना चाहते हैं
तो एक दफा ये report.txt का ये वाला डाटा पढ़ लें, आपको बहुत कुछ समझ लग जाएगी। उसके बाद ये जी हाउ टू राइट एंड सबमिट, आपने लिखनी कैसे है ये देखें, उसने एग्जांपल्स भी कर करके बताई हुई हैं, ये देखें एग्जांपल्स के साथ सॉल्व किया है। फिर क्रिएट कैसे करनी है, रूल्स क्या हैं, ये देखें उसने एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, ये सारी चीजें ये देखें। ठीक है, फिर उसने ये बताया हुआ है कि व्हाट आर डूज एंड डोंट्स, ठीक है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये भी सारी चीजें बताता है। फिर अपडेट कैसे करनी है, क्या अपडेट करना है, ये सारी बताता है। ठीक है, गूगल इंटरप्रेट कैसे करता है, अब ये देखें, ये डूज एंड डोंट्स बड़ी मजे की चीज है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये पढ़ लें, आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह फिर रोबोट से रिलेटेड फैक्ट्स दिए हुए हैं कि क्या क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्लियर हो गई? अच्छा, इसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जो यूट्यूब वाला लेक्चर अभी मैंने आपको बताया था ना, कि यूट्यूब पर जाकर आपने सिर्फ ये लिखना है टेक्निकल एसईओ, टेक्निकल एसईओ बाय हिशाम सर्वर। ठीक है, आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा 1 घंटे का, वो आप सुन लें, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बेसिक्स आइडिया हो गया कि रोबोट फाइल क्या चीज है। अब ये कैसे बनानी है प्रैक्टिकली, कैसे वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करनी है, लेक्चर में जब मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। यहां तक कोई कंफ्यूजन? फिर इसी तरह साइट मैप आ जाता है। अब अगर आपने, अब आप क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट में जितने भी पेजेस हैं गूगल आकर उनको रीड, तो इंडेक्स होगा ना। याद करें वो 4 पॉइंट जो गूगल के मैंने आपको डे 1 बताए थे, याद है किसी को कि गूगल के कौन से 4 स्टेप हैं? जल्दी से बताएं। हाउ गूगल वर्क्स, याद है ये मैंने आपको बताए थे 4 स्टेप? जल्दी से तरतीब से। कराल, पहला कराल था, उसके बाद अंडरस्टैंड, उसके बाद फिर क्या था, इंडेक्स, उसके बाद क्या था, सर्व। ये 4 पॉइंट थे कि सबसे पहले गूगल क्रॉल करता है, इंफॉर्मेशन को पढ़ता है, फिर उसे समझता है, फिर वो देखता है कि भाई इसको इंडेक्स करना है या नहीं करना। जब इंडेक्स होगी तो ही सर्व होगी ना। याद है ना, बचपन में मैंने बहुत डिटेल में ये चीजें पढ़ाई थी आप लोगों को। भाई अब ये क्रॉल करना है या नहीं करना, ये हम कैसे बता रहे हैं, रिपोर्ट फाइल के थ्रू बता रहे हैं। अब अगर मैं कह दूं कि भाई आपने क्रॉल ही नहीं करना, तो क्या गूगल उसको इंडेक्स कर सकता है? जो चीज गूगल ने क्रॉल ही नहीं की, तो क्या वो इंडेक्स हो सकती है? मेरी बात समझ रहे हैं ना? भाई क्रॉल होगी तो ही इंडेक्स होगी ना। क्लियर होगी ये बात? ओके। और जो चीज इंडेक्स होगी वही गूगल सर्च रिजल्ट में आएगी, अगर इंडेक्स ही ना हो तो गूगल सर्च रिजल्ट में भी नहीं आएगी। ओके। अब भाई मैं ये चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट सारी की सारी क्रॉल हो जाए, ताकि वो इंडेक्स भी हो, ताकि उसकी रैंकिंग भी हो। अब अगर मेरी वेबसाइट में 1,000 आर्टिकल हैं और गूगल को वो आर्टिकल ढूंढने पड़ रहे हैं, तो गूगल के लिए तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, और गूगल के पास तो टाइम बड़ा लिमिटेड होता है, क्रॉल बजट होता है गूगल का। अब गूगल ने तो उसके अकॉर्डिंगली लेके चलना है सारी चीजों को। अब हम, गूगल क्या कहता है, गूगल कहता है भाई मेरी हेल्प करो कि मुझे सारी अपनी वेबसाइट के आर्टिकल्स के लिंक एक ही जगह पे प्रोवाइड कर दो, ताकि मुझे ढूंढने ना पड़े। मेरी बात समझ लग रही है? ताकि गूगल कहता है मुझे आपकी वेबसाइट के आर्टिकल्स के लिंक ढूंढने ना पड़े, एक ही पेज बना के दे दो जिसमें अपनी वेबसाइट के तमाम लिंक्स को डाल दो। उस पेज को क्या कहते हैं? साइट मैप, गूगल का साइट मैप। हर वेबसाइट का होता है, देखते हैं जी, DGIS का भी होगा, dgis.com/sitemap.xml। ये देखें जी, अब ये देखें, ये मैंने अपनी वेबसाइट का साइट मैप बनाया हुआ है, यानी कि मेरी वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेस हैं वो सारे के सारे यहाँ लिस्ट डाउन हुए हैं, तमाम पेजेस। क्लियर हो गई?
अब अगर गूगल ने क्रॉल करनी है मेरी पूरी वेबसाइट तो उसे पेजेस ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब वो क्या करेगा, सिंपली जाएगा साइट मैप के ऊपर, यहां से लिंक उठाता जाएगा वन बाय वन और क्रॉल करता जाएगा। ये कैसे बनता है या कैसे बनाना है, अभी इस चक्कर में ना जाए, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बना कर दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली बना के दिखाऊंगा, ना टेंशन लें। अभी फिलहाल ये समझिए ये है क्या, बस कंसेप्ट क्लियर करते हैं। समझ लगी ये चीज, मुश्किल नहीं है। सिर्फ हमने एक ऐसा पेज बनाकर देना है जिस पेज पर हम अपनी वेबसाइट के तमाम लिंक का, तमाम आर्टिकल्स का लिंक डाल देंगे, दैट्स इट। और साइट मैप का लिंक कहाँ डाल देंगे, रिपोर्ट फाइल के अंदर। अब रिपोर्ट फाइल के अंदर साइट मैप का लिंक क्यों डाल रहे हैं, इसका कोई आंसर दे सकते हैं जल्दी से। हम अपने रिपोर्ट फाइल के अंदर साइट मैप का लिंक क्यों डाल रहे हैं, और साइट मैप में हम रिपोर्ट फाइल का लिंक नहीं डालते। रीजन, गूगल फर्स्ट रीड रिपोर्ट फाइल ओके, क्योंकि गूगल सबसे पहले रीड करता है ओके। ठीक है, अगर गूगल रीड करता है रिपोर्ट फाइल भी तो वो डायरेक्ट गया था, तो साइट मैप पे भी तो डायरेक्ट जा सकता है भाई। जैसे रिपोर्ट फाइल पे डायरेक्ट गूगल जंप करके चला गया, ऐसे साइट मैप पे भी तो जा सकते हैं ना जंप करके डायरेक्ट खुद ही। हमें यहाँ क्यों बताना चाहिए रिपोर्ट फाइल के अंदर, अगर नहीं डालेंगे तो क्रॉल नहीं करेगा, नहीं फिर भी करेगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि रिपोर्ट फाइल का लिंक तो हमने कहीं नहीं बताया था गूगल को, तो गूगल को कैसे पता चला कि ये हमारी वेबसाइट का रिपोर्ट फाइल कहाँ पड़ी हुई है। मैंने गूगल को कहीं भी नहीं बताया कि पब्लिक है, वैसे तो साइट मैप भी पब्लिक है। बिल्ट इन है, क्या बिल्ट इन है, सोचें सोचें जल्दी से जल्दी से। भाई देखें, गूगल ने आपको इंस्ट्रक्शन दे दी कि रोबोट फाइल का जो लिंक बनाना है ना, वो एग्जैक्टली यही बनाना है, robots.txt, इसके अलावा कोई लिंक नहीं बना सकते। अगर कोई और लिंक बनाएंगे तो गूगल नहीं रीड करेगा, गूगल सिर्फ एक ही लिंक चेक करता है, /robots.txt, बस। समझ लगी। तो ये एक फिक्स पेज है, स्टैटिक पेज है, और एक, यानी कि ये समझ लें कि गूगल ने प्री डिफाइन कर दिया कि इसका नाम क्या रखना है। समझ लगी। लेकिन साइट मैप का नाम फिक्स नहीं है, बिल्कुल अजीत ने सही अब आंसर किया है कि साइट मैप का नाम जो है ना वो डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन रोबोट का नाम डिफरेंट नहीं हो सकता। समझ लगी। रोबोट फाइल का नाम डिफरेंट नहीं हो सकता, लेकिन साइट मैप का नाम डिफरेंट हो सकता है। अब रोबोट फाइल का नाम चूंकि हमेशा फिक्स रहेगा, तो वो कहीं बताने की हमें गूगल को जरूरत नहीं है, क्योंकि गूगल को पता है कि यही नाम होगा robots.txt। लेकिन साइट मैप का नाम यूजर अपनी मर्जी से रख लेता है, कभी साइट मैप डॉट एक्सएमएल रख लेता है, कभी साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल रख लेता है, कभी साइट मैप 2 डॉट एक्सएमएल रख लेता है, वो यूजर की अपनी मर्जी है। तो इसलिए फिर गूगल कहता है भाई रोबोट का लिंक मुझे पता है, मैंने आपकी रिपोर्ट की फाइल पढ़नी पढ़नी है, आप अपनी रिपोर्ट की फाइल में जाके ये एक लाइन लिख दें, साइट मैप कॉलन स्पेस देके अपनी साइट मैप का लिंक डाल दें। तो गूगल कहता है मुझे पता चल जाएगा कि आपकी वेबसाइट का साइट मैप कहाँ पे पड़ा हुआ है। मेरी बात समझ लग गई। अब समझ लग गई कि साइट मैप का लिंक हम रोबोट डॉट टेक्स्ट में क्यों डालते हैं, क्योंकि साइट मैप का लिंक डिफरेंट भी हो सकता है। गूगल को नहीं पता कि आपने अपनी वेबसाइट का ये साइट मैप का लिंक क्या रखा है, तो इसलिए गूगल कहता है भाई रोबोट फाइल के अंदर ही डाल दो। क्यों, क्योंकि रोबोट फाइल के बाद मैंने जो सेकंड नंबर पे जो पेज विजिट करना है वो साइट मैप है। ठीक है, सबसे पहले रोबोट डॉट टेक्स्ट गूगल रीड करेगा, उसके बाद साइट मैप डॉट एक्सएमएल रीड करेगा, यानी कि ये वाला पेज रीड करेगा। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज, यहां तक कोई इशू। फिर उसके बाद एक
कोर वेब वाइटल्स होता है जिसमें हम वेबसाइट की स्पीड टेस्ट करते हैं। देखें, अगर वेबसाइट की स्पीड स्लो है तो लोग प्रेफर नहीं करेंगे ना। हर बंदा यही चाहता है ना कि जो वेबसाइट से उसे डाटा चाहिए वो वेबसाइट जल्दी जल्दी ओपन हो जाए। आप भी यही चाहते हैं ना। अगर एक वेबसाइट लोड होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, इट विल टेक सम टाइम, तो आप तंग आ जाएंगे ना। और इवेंचुअली क्या हो सकता है कि आप उसको क्विट कर सकते हैं। ऐसी बात है ना। तो ये चीज समझ लग रही है ना आपको। तो ये चीज आपने अपनी वेबसाइट का कोर वेब वाइटल्स यानी कि स्पीड ऑप्टिमाइज करनी होती है, स्पीड बेहतर करनी होती है। अब ये स्पीड कैसे बेहतर होगी ये हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये चेक कैसे करते हैं, गूगल पे जाएं और लिखें गूगल स्पीड इनसाइट्स। ठीक है, ये गूगल का एक अपना ही टेस्ट है। ये एक वेबसाइट है web.dev, बहुत मजे की वेबसाइट है जी ये। तो इसके अंदर आप डालें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक करता हूँ जी, dgapps.com। हमने अपनी वेबसाइट का लिंक डाला और स्पीड टेस्ट करना शुरू कर दी। अब ये देखें, ये मुझे बता रहा है कि मोबाइल और डेस्कटॉप, यानी कि मोबाइल की अलग स्पीड होती है, डेस्कटॉप की अलग होती है। अब मैं देखता हूँ, अब ये डायग्नोज कर रहा है अभी ना, यानी कि वो अभी चेक कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। तो वो कर ले, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या स्पीड आती है जी। बेसिकली ये स्पीड जो है ना आपकी बेहतर होनी चाहिए। हो गई है जी। चलें, अब देखें डेस्कटॉप पे 94 है, मोबाइल पे 90 है। ठीक है। अच्छा, ये स्पीड जो है ना ये काफी सारी डिफरेंट फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। अब गूगल की नजर में, अच्छा एक मिनट, हाँ, गूगल की नजर में ये देखें, ऐसी वेबसाइट जिसकी परफॉर्मेंस 90 टू 100 हो वो ओके है, ठीक है, गुड है, ग्रीन है। 50 से 89 हो तो इसका मतलब ये है कि भाई उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, आपने इंप्रूवमेंट करनी है। और अगर 0 से 49 हो तो इसका मतलब इसकी वेबसाइट का बेड़ा ही गर्क है। समझ लगी। तो आपने ये कोशिश करनी है, आपने 90 प्लस के अंदर ही रहना है, ग्रीन फैक्टर के अंदर ही रहना है। और अच्छा, डेस्कटॉप पे तो ग्रीन हो जाती है इजीली, लेकिन मोबाइल पे ग्रीन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब इसमें ये एफसीपी क्या है, एलसीपी क्या है, सीएलएस क्या है, टीबीटी क्या है, एसआई क्या है, ये चीजें हम इन डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और ये मैं आपको ये सारे डिफरेंट तरह के एरर्स पढ़ना, अंडरस्टैंड करना, ये आप लोगों को गाइड करूंगा, समझाऊंगा। ठीक है। तो ये चीज भी हम इन डिटेल स्टडी करेंगे, जिसे कोर वेब वाइटल्स कहते हैं। ये समझ लगी बेसिकली ये है क्या चीज। ये तो समझ लगी है ना कि भाई ये एक टूल है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट की स्पीड टेस्ट करते हैं, बस। और जब स्पीड टेस्ट करते हैं तो वो हमें ये बता भी देता है कि भाई आपकी वेबसाइट में क्या ठीक है और क्या गलत है। जब आपको ये पता चल जाए कि इसमें एरर क्या है तो आप फिक्स कर सकते हो ना, फिर तो इजी है। चलें, यहाँ तक कोई इशू, कोई कंफ्यूजन, क्लियर यहाँ तक? Okay. Now next point is responsiveness. What is responsiveness? कोई बता सकता है कि responsiveness किसे कहते हैं? जल्दी से, जल्दी से आंसर करें, जल्दी से जल्दी से। थीम सेटिंग। ओके, कौन सी थीम सेटिंग है रिस्पॉन्सिवनेस बेसिकली? मोबाइल फ्रेंडली होना, ओके। इसके अलावा रिजल्ट सर्विंग, रिजल्ट सर्विंग इसका क्या मतलब? डिफरेंट डिवाइस यूजर फ्रेंडली, बिल्कुल अजीत आपने ठीक कहा कि बेसिकली मुख्तलिफ डिवाइसेस के अकॉर्डिंगली वेबसाइट का डिजाइन, लेआउट शिफ्ट कर जाना रिस्पॉन्सिवनेस है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये dgs.com ओपन करते हैं हम। अब देखें ये डेस्कटॉप पे नजर आ रही है ना।
अब मैं इसका मोबाइल टेस्ट करना चाहता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ। अब यहां से मैं इसको कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल आईफोन 12 प्रो मैक्स पे कैसी खुलेगी, इसको 50 से 100 करते हैं, ये एक्चुअल डिजाइन होगा जी। अब ये देखें इसने खुद ब खुद डिजाइन शिफ्ट कर लिया। देखें पहले मेन्यू, अच्छा मैं एक टैब में डीजीआईएफ डेस्कटॉप वर्जन भी खोल के दिखा देता हूँ। अब ये देखें ये डेस्कटॉप वर्जन है ना, डेस्कटॉप में क्या है, यहाँ लोगो है, फिर ये एक ब्लैक पट्टी जिसके ऊपर मैंने इंफॉर्मेशन दिया है, एड्रेस, नंबर, ईमेल वगैरह, गेट अ कोड का ऑप्शन दिया हुआ है। फिर उसके अंदर एक मेन्यू सिस्टम डाला हुआ है, फिर उसके नीचे स्लाइडर है। अब ये देखें मोबाइल पर ये कैसे शो हो रही है, सबसे ऊपर लोगो आ गया और मेन्यू यहाँ ड्रॉप डाउन बन गया इस तरह, और स्लाइडर मैंने खत्म कर दिया मोबाइल पर। मैं कहता हूँ मोबाइल के ऊपर ये स्लाइडर नजर ना आए ताकि लोड ना बढ़े। और उसके बाद देखें डेस्कटॉप पे क्या ये 4 पॉइंट नजर आते हैं, ये देखें ये मैंने फिर ये 4 की बजाय 2 शो कर दिए, 2 हाइड कर दिए। उसके बाद फिर ये वाली पट्टी, ये देखें ये टेक्स्ट इतना शो होता है, ये मैंने हाइड कर दिया इधर, मैंने कहा जरूरत नहीं है इतना टेक्स्ट शो करने की। उसके बाद फिर ये वाली पट्टी मैंने इस तरह से वर्टिकल बनाकर शेयर कर दी। फिर उसके बाद ये देखें ये इस तरह से है, ये पिक्चर मैंने गायब कर दी मोबाइल से, और ये ऑर्डर तरतीब इस तरह दे दी। यानी कि अब ये एक अलग डिजाइन बन गया उस डिवाइस के अकॉर्डिंगली। अब मैं देखना चाहता हूँ ये टैब पर कैसा खुलेगा जी। चलें जी हम यहाँ टैब देख लेते हैं, टैब 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 कौन सा है जी, आईपैड मिनी, आईपैड प्रो, ये लें जी इसको 100%, ये लें जी, ये टैब है। अब ये देखें ये बता रहा है जी टैब के अंदर ये चीज होगी जी इस तरह। ठीक है, अब एक मिनट इसको रिफ्रेश करते हैं पहले। अब ये देखें ये टैब में ये एरर आ रहा है, ये देखें बहुत ज्यादा ब्लैंक स्पेस आ रही है टैब के अंदर, और ये 4 से 3 हो गए। ठीक है, यहाँ पहले 4 थे ना, तो टैब के अंदर हमने 3 शो कर दिए। तो इस तरह ये हमने हर डिवाइस के अकॉर्डिंगली डिजाइन को सेट करना क्या कहलाता है, रिस्पॉन्सिवनेस। क्लियर हो गई ये चीज, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई इशू है? सर ये एक्सटेंशन कौन सी है जिससे आप डिफरेंट डिवाइस, कोई एक्सटेंशन नहीं है, सिंपल आप ब्राउजर में जाएं, राइट क्लिक करें, यहाँ पे ये देखें इंस्पेक्ट का ऑप्शन है, इंस्पेक्ट पर क्लिक कर दें, बस ये लें, ये आप यहाँ से इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ये लें, यहाँ से आप सारी डिवाइसेस दी होती हैं, ये ब्राउजर के अंदर ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप इसे रिस्पॉन्सिव करेंगे तो आप अपनी डिजाइन से यहाँ देखें, छोटा बड़ा करके देख सकते हैं कि क्या होता है, किस किस पिक्सल के ऊपर कैसे वो मैनेज होता है। ठीक है, और जैसे ये देखें ये फुल स्क्रीन है, जैसे ही छोटा हमने सिर्फ एक मेन्यू हाइड कर दिया, फिर छोटा किया, फिर दूसरा मेन्यू भी हाइड कर दिया, फिर किया, फिर सारा हाइड करके इसे ड्रॉप डाउन बना दिया। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। क्लियर हो गई, ये रिस्पॉन्सिवनेस है। अब रिस्पॉन्सिवनेस है क्या चीज, ये तो पता चल गई है ना आपको, इसमें कोई इशू, कोई कंफ्यूजन? अब आ जाते हैं यूआई यूएक्स। यूआई कहते हैं यूजर इंटरफेस, यूएक्स कहते हैं यूजर एक्सपीरियंस। कि बेसिकली जो वेबसाइट आपने बनाई है तो उसका यूजर इंटरफेस कैसा है, उसका लेआउट कैसा है, उसका डिजाइन कैसा है, फिर वो यूजर एक्सपीरियंस कैसा है उसके ऊपर। कहीं ऐसा तो नहीं है बैकग्राउंड येलो है और उसके ऊपर व्हाइट कलर का आपने टेक्स्ट लिखा हो, या डार्क कलर के ऊपर, डार्क ब्राउन बैकग्राउंड के ऊपर डार्क कलर का टेक्स्ट लिखा हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं अगर ये टेक्स्ट लाइट कलर का कर दूं तो यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा ना, यूआई की वजह से यूएक्स खराब होना शुरू हो जाता है। जितना अच्छा खूबसूरत क्लीन डिजाइन होगा, जितना इजी टू अंडरस्टैंड होगा, उतना ही यूजर एक्सपीरियंस आपके डिजाइन के अकॉर्डिंगली बेहतर होता जाएगा। ठीक है, अब अगर एक वेबसाइट में इस तरह ये चीजें इमेजेस ना डालता, ये बैकग्राउंड यहाँ स्विच ना करता, जैसे ये देखें इसका एक कलर बैकग्राउंड है, फिर वाइट बैकग्राउंड कर दिया, फिर कलर कर दिया, फिर वाइट कर दिया, कंट्रास्ट कर रहा हूं ना मैं, हर थोड़ी देर के बाद कलर स्विच करके कंट्रास्ट चल रहा है, इससे यूजर एक्सपीरियंस बेहतर हो जाता है। समझ लग गई ये चीज? तो ये यूआई यूएक्स होता है, सिंपल।
यहां तक कोई कंफ्यूजन? अभी सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें गाइड कर रहा हूँ, पढ़ा कुछ नहीं रहा, अभी सिर्फ मैं इन टर्म से, इन नामों से आपको फेमिलियर कर रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ ये है क्या चीज। अब ये कैसे करना है, कैसे अपलोड करना है, इशू कैसे चेक करने हैं, उन इश्यूज को फिक्स कैसे करना है, ये सारी चीजें नेक्स्ट वीक हमने यही करना है और प्रैक्टिकली करके देखेंगे। और आपको ये चीजें इतनी मजे की लगेंगी और इतनी आसान लगेंगी, आप कहेंगे कि ये टेक्निकल ऐसे है जिसके पीछे हम पता नहीं क्या इसको समझ के बैठे थे कि कितनी मुश्किल है। उसके बाद एक टूल है गूगल का, गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल में हम अपनी वेबसाइट ऐड करते हैं और उसके ऊपर फिर हम सारा एनालिसिस करके देखते हैं कि ये क्या है, इसमें किस तरह के प्रॉब्लम है, किस तरह के इश्यूज हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम चेक करते हैं गूगल सर्च कंसोल में। ये भी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। गूगल सर्च कंसोल का पता है सबको? ये गूगल का अपना ही एक टूल है जिसके अंदर आपकी अपनी वेबसाइट ऐड होती है और गूगल खुद आपको बता रहा होता है कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या चीजें ठीक हैं और क्या क्या चीजें आपकी वेबसाइट में खराब हैं, क्या एरर्स हैं। तो हम वहां से गूगल की वो इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं, जो जो गूगल हमें हाईलाइट करता है कि भाई ये यहाँ पे मसला है, यहाँ पे मसला है, वो हम फिक्स करते रहते हैं, सेट कर देते हैं। ठीक है, ये गूगल सर्च कंसोल का फायदा है। इसी तरह गूगल एनालिटिक्स है, ये भी गूगल का एक टूल है जिसके थ्रू हमें ये समझ लें कि ट्रैफिक के स्टैट्स पता चलते हैं, बिहेवियर पता चलता है हमारे यूजर का, कि कब आया, कैसे आया, कहाँ से आया, कितनी देर स्टे किया, किस टाइम पे यूजर ज्यादा आ रहे हैं, किस टाइम पे यूजर कम आ रहे हैं। ये सारी चीजें गूगल एनालिटिक्स में पता चलती हैं। गूगल वेब मास्टर टूल भी यही है, गूगल सर्च कंसोल को ही गूगल वेब मास्टर टूल कहते हैं। ठीक है, गूगल वेब मास्टर टूल बेसिकली गूगल सर्च कंसोल ही है। समझ लग गई? आसान है, मुश्किल तो नहीं है। फिर हम देखेंगे गूगल पेनल्टीज, कि भाई गूगल ने कितनी तरह की पेनल्टीज हैं और वो कैसे कैसे अप्लाई होती हैं। यानी कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट अप या डाउन हो सकती हैं। गूगल कोई ऐसा क्या, कौन कौन से काम है जिसकी वजह से गूगल आपको सजा दे सकता है, और गूगल की सजा कितनी टाइप की है, कौन कौन सी है, कैसे अप्लाई होगी, वो कैसे डिटेक्ट करनी है पेनल्टी, फिर उसको फिक्स कैसे करना है, उस पेनल्टीज को सेट कैसे करना है, फिर वो पेनल्टी क्या पेज लेवल की है, साइट लेवल की है, किस लेवल की है। ये सारी चीजें इन डिटेल पढ़ेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करके प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रिच स्निपेट्स। रिच स्निपेट्स वही है जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, स्कीमा मार्क। अच्छा, ये बेसिक पढ़ने की, फिर हम टेक्निकल एसईओ की तरफ जाएंगे। मिसाइल, अब अगर कोई क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन पूछ लें, फिर हम गूगल पेनल्टीज की तरफ जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन समझ लगी है या समझ ही कुछ नहीं लगे? लिस्ट स्निपेट्स का बता दें सर दोबारा। ये स्कीमा मार्कअप है, जो स्कीमा हमने पढ़ा नहीं था ऑन पेज में, ये वही है रिच स्निपेट। अब हम उसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखेंगे टेक्निकल एसईओ के अंदर अपनी वेबसाइट के ऊपर। समझ लग रही है? गुड गुड गुड, ऑल क्लियर। अच्छा, चलें आज अब हम थोड़ा सा गूगल पेनल्टीज को देख लेते हैं कि ये क्या है। गूगल पेनल्टीज। अच्छा, गूगल के पास दो तरह की प्रैक्टिकल करेंगे तो सर इंशाल्लाह समझ। भाई प्रैक्टिकल को छोड़ो, जो बताया वो समझ लगा है या नहीं बताओ। अगर इसमें भी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ अभी। अब ये करना कैसे है कैसे नहीं, इस चीज को छोड़ दें, ये जब मैं पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा। अभी तो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ये है क्या चीज, वट वट वट। वट वाली चीज समझ लग गई है तो बताओ। इंस्पेक्ट वाला कैसे करेंगे? भाई जिस वेबसाइट को भी इंस्पेक्ट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको करना है, सिंपल कहीं भी जाके राइट क्लिक कर दें।
जब राइट क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन खुल जाएगा ना, उसका सबसे एंड पे एक वर्ड लिखा होगा इंस्पेक्ट, उस पर क्लिक करें, इंस्पेक्ट हो जाएगा, दैट्स इट। सर जी, अगर वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज करनी है तो हम खुद भी कर सकते हैं या डेवलपर करेगा? यार फिर वही बात मैं कह रहा हूँ कि कैसे करनी है इस बताऊंगा, लेकिन अब अभी आप इस चीज को छोड़ दें। अभी सिर्फ ये देखें ये है क्या चीज, ये समझ लग गई है या नहीं। ये सब कुछ आपको करना सिखाऊंगा, बेफिक्र हैं, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। हम एक ऐसा पहले कोई इसके अंदर हरकत करेंगे, मिस्टेक करेंगे जिसके इसकी वेबसाइट की स्पीड गिर जाएगी, फिर मैं आपको उसकी स्पीड बेहतर करना सिखाऊंगा। ना टेंशन है। चलें जी, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि गूगल पेनल्टीज क्या है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेनल्टीज बाय गूगल। गूगल की दो तरह की पेनल्टी होती हैं, एक होती है एल्गोरिदमिक पेनल्टीज उन्हें कहते हैं, विदमिक पेनल्टीज, और एक होती है मैनुअल पेनल्टीज। ये दो तरह की पेनल्टीज होती हैं। इनके नाम से जाहिर है एल्गोरिदमिक पेनल्टी वो होती है जो गूगल का सॉफ्टवेयर डिटेक्ट करता है और आपके ऊपर पेनल्टी लगा देता है, आपको कोई ना कोई सजा देता है। अच्छा मुझे ये बताएं गूगल की सजा क्या हो सकती है, जल्दी से। गूगल आपको अगर सजा देना चाहे तो क्या दे सकता है, क्या आपको जेल भेजेगा, क्या करेगा? डी रैंक, साइट बैन, व्हाट एल्स? जल्दी से तमाम बच्चे कोशिश करें आंसर करने के। डी रैंक, डी रैंक। जी, डी रैंक एक सजा है कि अगर आपकी वेबसाइट रैंक हुई है उसके रैंकिंग डाउन कर देगा, तो ये भी एक सजा है। गूगल की सबसे बड़ी सजा क्या हो सकती है? जैसे इंसानों की तो सबसे बड़ी सजा वो सजाए मौत होती है ना, कि बस बंदा मार दो, इससे बड़ी सजा तो कोई नहीं हो सकती ना। डी इंडेक्स कर दे। यस साकिब, बिल्कुल सही आंसर किया, कि गूगल आपकी वेबसाइट को डी इंडेक्स कर दे। एक डी रैंक होता है, एक डी इंडेक्स होता है। इसको क्या कहें? अच्छा, डी रैंक छोटी सजा है, डी इंडेक्स बड़ी सजा है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब एल्गोरिथमिक पेनल्टी ये होती है कि सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम ने चेक किया, उन्हें कोई चीज बुरी लगी आपकी और उन्होंने आपकी वेबसाइट को सजा दे दी, या डी रैंक कर दी या डी इंडेक्स कर दी। अभी मैं वर्ड करूंगा यूज डी रैंक का, डी इंडेक्स का नहीं करूंगा, क्योंकि डी इंडेक्स बहुत ही कम केसेस में लगता है। अगर 1 लाख बंदों को पेनल्टी लग रही है ना, तो उसमें से कोई 5 7 10 बंदे होंगे जो डी इंडेक्स होते हैं, बाकी डी रैंक ही होते हैं वरना। डी लिस्टिंग भी डी इंडेक्स, जी एक ही चीज है, डी लिस्ट कर देना या डी इंडेक्स कर देना, इंडेक्स बेसिकली लिस्टिंग को ही कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली एल्गोरिदम ने चेक किया, उन्हें कोई प्रॉब्लम नजर आया, उन्होंने आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन कर दी, ये है एल्गोरिदमिक पेनल्टी। एक होती है मैनुअल पेनल्टी, पेनल्टी कि बेसिकली सॉफ्टवेयर ने डिटेक्ट किया और उसने एक फ्लैग इनेबल कर दिया कि भाई ये चेक करो क्या है। अब गूगल की पूरी टीम बैठी है पीछे, एक फिजिकली बंदा बैठा हुआ है, वो गया, उसने आपकी वेबसाइट का एनालिसिस किया और उसने कहा नहीं भाई ये प्रॉब्लम है, और उसने मैनुअल पेनल्टी लगा दी। वो मैनुअल पेनल्टी लगाएगा कि आपकी वेबसाइट का ये इशू है। समझ लग गई? अब ये तो है पेनल्टी लगती कैसे है, एल्गोरिथमिक कैसे लगती है, मैनुअल कैसे लगती है। अब अगर उस पेनल्टी को खत्म करना हो तो वो कैसे होगी? एल्गोरिथमिक पेनल्टी खुद ही खत्म हो जाती है अगर वो प्रॉब्लम आप फिक्स कर लें। मैनुअल पेनल्टी का प्रॉब्लम फिक्स करने के बाद हमें गूगल में अपील करनी पड़ती है, उन्हें बताना पड़ता है कि भाई ये मैंने फिक्स कर लिया, आप इसे चेक करें, और जब तक वो चेक करके उसे वेरीफाई नहीं कर देंगे मैनुअली, आपकी वो पेनल्टी खत्म नहीं होती। एल्गोरिथमिक पेनल्टी बहुत क्विकली ओवरकम की जा सकती है, बहुत क्विकली फिक्स की जा सकती है, लेकिन मैनुअल पेनल्टी पे टाइम लगता है। हम ये लिख लेते हैं,
it is auto detected, it can de-rank your website. उसके बाद it can be auto fixed if you fix the problem. It can be fixed quickly. It is difficult to detect. इसको डिटेक्ट करना, या इट इज डिफिकल्ट टू डायग्नोज, इसको डायग्नोज करना बहुत मुश्किल होता है। उसके अगेंस्ट मैनुअल पेनल्टी जो होती है, इट इज मैनुअली इम्पोज्ड, ये मैनुअली इम्पोज की जाती है किसी बंदे के थ्रू। इट कैन डी रैंक और डी इंडेक्स, मैनुअल पेनल्टी में वो डी इंडेक्स भी कर सकते हैं योर वेबसाइट। once you fix the problem, you have to notify the Google. They will manually verify. Okay, it can take much time to fix. Okay, it is easy to diagnose. ठीक है, अब आपको थोड़ी सी समझ शायद लगना शुरू हो गई हो कि भाई एल्गोरिदमिक पेनल्टी जो होती है वो खुद ब खुद लग जाती है, मैनुअली कोई बंदा इंपोज करता है। एल्गोरिदमिक पेनल्टी से वेबसाइट डी रैंक हो सकती है, मैनुअल से डी रैंक भी हो सकती है और डी इंडेक्स भी हो सकती है। और जो एल्गोरिदमिक होती है, अगर वो प्रॉब्लम फिक्स कर लिया तो एल्गोरिदम ही उसे ऑटो फिक्स फिक्स मार्क कर देता है, यानी कि एल्गोरिदम खुद ही उसे चेक करके फिक्स कर देता है, आपको किसी को बताने की या कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैनुअल में आप पहले वो प्रॉब्लम फिक्स करेंगे, फिर गूगल को बताएंगे। भाई एल्गोरिदमिक में चूंकि काम खुद ब खुद हो रहा है तो ये जल्दी क्विकली फिक्स हो जाते हैं, जैसे ही वो प्रॉब्लम फिक्स हुआ एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली उसे सेट कर देता है। मैनुअल में टाइम लगता है कि आप पहले फिक्स करेंगे, गूगल को बताएंगे, गूगल का बंदा मैनुअली वेरीफाई करेगा, फिर वो आपको कहेगा अब इसमें ये मसला है, वो फिक्स करें, और समटाइम 6 महीने लग जाते हैं एक मैनुअल पेनल्टी सेट करने में। ठीक है, लेकिन मैनुअल पेनल्टी को डायग्नोज करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि मैनुअल पेनल्टी गूगल खुद आपको बता देता है कि भाई हमने ये आपके साथ प्रॉब्लम कर दिया। एल्गोरिथमिक पेनल्टी को डायग्नोज करना क्यों मुश्किल है, अब ये आप आंसर करेंगे, जल्दी से बताएं। व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू डायग्नोज द एल्गोरिथमिक पेनल्टी? अगर कोई सॉफ्टवेयर पेनल्टी लगाता है आपकी वेबसाइट पे, आपको सजा देता है, तो ये क्यों मुश्किल है ये डायग्नोज करना एल्गोरिथमिक पेनल्टी को? जल्दी से आंसर करें, वट एवर यू थिंक यू कैन आंसर, जो भी आपके जहन में आ रहा है आप बता सकते हैं। नो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद गूगल, ओके, नोटिफिकेशन नहीं आता, ओके, व्हाट एल्स? डोंट नो अबाउट एल्गोरिदम, हमें पता ही नहीं एल्गोरिदम है क्या, गुड, बिकॉज गूगल हैव मोर देन 100 रूल्स एंड वी डोंट नो विच रूल वी आर राइट। हाँ बिल्कुल अजीत, आपने आपका भी ठीक है कि भाई इतने सारे रूल हैं, अब कौन सा रूल वायलेट हुआ हमें ये पता ही नहीं चल रहा, हमें पता ही नहीं चलता कि किस आर्टिकल या ऑफ पेज या टेक्निकल में इशू है, बिल्कुल हमें इशू का नहीं पता चल रहा होता है। बिल्कुल सबने सही बताया है कि भाई एल्गोरिथमिक पेनल्टी का हमें ये नहीं पता चलता ये पेनल्टी लगी क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है। जब हमें ये पता ही नहीं चलता कि रीजन क्या है, भाई देखें, एक मिसाल, एक ऐसी बात जहन में आ गई ये बोलते बोलते ना, आपका कोई दोस्त आपसे नाराज हो जाए, आपका दोस्त आपसे नाराज हो जाए और आपको बता दे कि भाई मैं इसलिए नाराज हूं कि कल आपने आपको मैंने ये काम कहा और आपने नहीं किया। दो दोस्त हैं, फ्रेंड ए और फ्रेंड बी। फ्रेंड ए इस वजह से फ्रेंड ए नाराज हुआ और वो आपको बता नहीं रहा, और फ्रेंड बी नाराज हुआ, उसने बता दिया भाई कल आपने ये काम करना था मेरा नहीं किया। अब आप बताओ फ्रेंड ए को मनाना ज्यादा आसान है या फ्रेंड बी को मनाना ज्यादा आसान है?
ए इज एल्गोरिथमिक पेनल्टी, बी इज मैनुअल पेनल्टी। ए का पता ही नहीं वो नाराज क्यों हुआ है, बी का तो पता है, उसने बता दिया कि भाई कल आपने मेरा ये काम नहीं किया। तो भाई बी को मनाना ज्यादा आसान है। आप कहेंगे अच्छा यार गलती होगी, नहीं क्या, लाओ मैं अभी कर देता हूँ। आप उसका काम करके देंगे, उससे राजी कर लेंगे। अब एक आपका दोस्त बता ही नहीं रहा नाराज क्यों है, तो आपको पहले तो ये टेंशन होगी भाई ये पता चले ये नाराज हुआ क्यों है। जब रीजन पता चलेगी तभी आप उसे राजी कर सकते हैं ना। मेरी बात समझ लग रही है ना। और रीजन ढूंढना ही मुश्किल होता है अगर वो ना बताए तो। यही चीज है हमारी वेबसाइट के साथ। जब एल्गोरिथमिक पेनल्टी लगती है हमें पता ही नहीं चलता भाई किस वजह से लगी, वो वजह ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है। हाँ जब वजह पता चल जाए फिर हम बड़ी क्विकली क्विकली उसको सेट कर सकते हैं। मैनुअल पेनल्टी का ये फायदा कि गूगल खुद बता देता है कि भाई ये आपने हरकत की है, ये आपका कसूर है, ये आपकी गलती। हम कहते हैं अच्छा ये मेरी गलतियां, ये लें जी हम इसे फिक्स कर लेते हैं। बात समझ लग रही है ना। ये चीज है। ग्रेट प्रैक्टिकल। जी थैंक यू अजीत, बस ऐसे बैठे बैठे जहन में आ गई। हालांकि ये एग्जांपल मैंने आज से पहले पूरी जिंदगी में कभी नहीं दी, और ये पेनल्टी वाली मैंने जितनी दफा भी पढ़ाया है मैंने कभी एग्जांपल नहीं दी। और आज बस आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते अचानक जहन में आ गई कि भाई दोस्त नाराज हो जाए, रीजन पता है उसे मनाना आसान है, रीजन नहीं पता मनाना मुश्किल है। एल्गोरिथमिक में हमें रीजन नहीं पता होती, मैनुअल में हमें रीजन पता होती है। तो मैनुअल पेनल्टी को हैंडल करना कंपैरेटिवली इजी है एज कंपेयर टू एल्गोरिथमिक पेनल्टी। लेकिन एल्गोरिथमिक पेनल्टियां होती हैं छोटी छोटी। अगर कोई सवेयर पेनल्टी लगनी हो तो क्या होगा, एल्गोरिदम फ्लैग इनेबल कर देता है, इंडिकेशन चली जाती है टीम के पास कि भाई ये बंदा कोई बहुत ही गलत हरकत कर रहा है, बहुत ही गलत हरकत कर रहा है। फिर लोग जो है उसकी जो टीम है गूगल की वो मैनुअली उसको चेक करती है, फिर उसके ऊपर मैनुअल पेनल्टी लगाती है। समझ लग गई। मैनुअल पेनल्टी नॉर्मली बड़ी होती है, इसीलिए मैंने कहा कि मैनुअल पेनल्टी से आपकी वेबसाइट डी रैंक भी हो सकती है और डी इंडेक्स भी हो सकती है। हाँ ब्लैक हैट वाली हरकतें हो सकती हैं, कुछ भी अननेचुरल काम कर सकते हैं, कुछ भी। आपने स्कीमा लगाया अपनी वेबसाइट में और वह डाटा मिसमैच कर रहा है आपके आर्टिकल से, पेनल्टी लग जाएगी। सिंपल। आपने स्कीमा लगा दिया इवेंट का जबकि आपके आर्टिकल में इवेंट ही नहीं है, पेनल्टी लग जाएगी। गूगल कहेगा आप मिसलीड कर रहे हैं। आपने स्कीमा लगा दिया अपनी वेबसाइट में जॉब का, लेकिन आपकी वेबसाइट में जॉब है ही नहीं, पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, जब भी आप मिसगाइड मिसलीड या कुछ भी इलीगल करने की कोशिश करेंगे आपको पेनल्टी लग जाएगी। समझ लग गई। तो बेसिकली ये दो तरह की पेनल्टीज होती हैं, एल्गोरिथमिक और मैनुअल। फिर उसमें कुछ पेनल्टीज ऐसी होती हैं जो आपका कसूर नहीं होता, आपको पेनल्टी इसलिए लग रही है कि कसूर आपका नहीं है लेकिन किसी और ने बेहतर कर लिया। पोजीशन होल्डर बाकी सबके आपसे कम है, तो इसका क्या मतलब, आप बहुत जहीन है, बहुत मेहनती हैं, बड़ी हार्ड वर्किंग की होल्डर हो। एक बंदा आया, उसने आकर आपसे भी ज्यादा मेहनत की और 99 नंबर ले लिए। आपके 98 है, उसके 99 है। अब इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है ना कि उसने मेहनत ली, लेकिन इसकी मिल गई कि आपका कंपटीटर आपसे अच्छा परफॉर्म कर गया, तो ये भी एक पेनल्टी है। समझ लगी मेरी बात या नहीं लगी। कि भाई अगर आपके कंपटीटर ने अच्छा परफॉर्म कर दिया तब भी तो आप डी रैंक होना शुरू हो जाते हैं ना। अगर आप कोई अच्छा परफॉर्म करके खुद को रैंक करेंगे टॉप 10 में तो 10 ही वेबसाइट आनी है ना। अगर बना रहे हैं तो इसका मतलब टॉप 10 में से कोई एक बंदा तो उड़ा है ना आपकी वजह से, उस पर पेनल्टी लगाई है ना गूगल ने। पेनल्टी इस चीज की नहीं लगाई कि आपने कुछ गलत किया या उस बंदे ने कुछ गलत किया, पेनल्टी इस चीज की लगाई कि उसके कंपटीटर ने अच्छा परफॉर्म किया। तो पेनल्टी भाई आपकी गलती की वजह से भी लगती है और लोगों की अच्छाई की वजह से। लोगों ने इम्प्रूव्ड वर्क ले आए, बहुत अच्छी वेबसाइट उन्होंने फीड की गूगल के अंदर, गूगल ने लाइक किया और आपको उन्होंने उड़ा के आपकी जगह उनको दे दी। तो ये भी पेनल्टी है। समझ लग रही है।
कोई बता सकता है इस तरह की पेनल्टी का नाम? मैंने बताई हुई है, वैसे पढ़ाई हुई है, जल्दी से बताएं। बता सकता है कोई इस तरह की पेनल्टी का नाम? जल्दी से जल्दी से। सारे चुप करके बैठ गए हम। लेजीनेस, हीट, ओके, व्हाट एल्स? जल्दी से जल्दी से। मैराथन रेस? नहीं 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 नहीं, वो तो एक एग्जाम्पल दी थी ना आपको। पेनल्टी, पेनल्टी कौन सी होगी? क्या नाम होगा उसका? डी रैंक? ठीक है, डी रैंक, डी इंडेक्स तो होना ही है। इसका मतलब आपका दिमाग नहीं चल रहा अभी तक। दिमाग यूज करें, जल्दी से सोचें सोचें सोचें। मैंने आपको इतना पूरा सिनेरियो क्लियर कर दिया कि अगर कोई और बंदा अपनी वेबसाइट लॉन्च कर रहा है और उसने कुछ ऐसा काम किया कि गूगल ने फौरन आपको उस लिस्ट से निकाला और उसकी जगह उस बंदे को डाल दिया, हालांकि आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन आपको पेनल्टी लग गई उस बंदे की वजह से। उस बंदे को तो फायदा हुआ, लेकिन आपको पेनल्टी लग गई। अब ऐसा कब होता है, किस सिनेरियो में होता है? नहीं 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 भाई, इसमें डुप्लीकेट कंटेंट कहां से आ गया? इसने तो आपसे अच्छा परफॉर्म किया है ना, आपका कंटेंट तो डुप्लीकेट नहीं हुआ ना। उसके ऊपर ऐसा क्या अप्लाई होता है भाई जिसकी वजह से आप डाउन हुए हैं? डायरेक्ट रैंकिंग तो नहीं मिलती ना कभी भी। डायरेक्ट रैंकिंग तो उसे नहीं देगा गूगल। हनीमून, ये सुनना चाह रहा था यार, कितना टाइम लगा दिया आप लोगों ने। भाई एक बंदे ने अपनी वेबसाइट पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया, गूगल उसे हनीमून पीरियड पे ले गया। जब गूगल उसे हनीमून पीरियड पे लेके जाएगा तो उसे टॉप 10 में शो करेगा ना। टॉप 10 में शो करने के लिए किसी एक को तो पेनलाइज करेगा ना गूगल। चल भाई तू निकल यहाँ से, तेरी जगह खत्म, अब इसकी जगह मैं ये वाली वेबसाइट लेके आ रहा हूँ। तो आपको तो पेनल्टी लग गई ना। तो ये हनीमून पीरियड भी एक पेनल्टी है। किसी के लिए ये फायदा है, किसी के लिए ये पेनल्टी है। समझ लग रही है? हनीमून पेनल्टी हो गई ना फिर। भाई किसी एक को हनीमून पे भेजा तो गूगल ने आपकी जगह निकाल दी फर्स्ट पेज से। गूगल कहता है चल शाबाश, अब आपकी जगह मैं इसको लेके आ रहा हूँ। जब तक वो हनीमून पीरियड में रहेगा आपको सजा मिलती रहेगी। समझ लग रही है या नहीं लग रही? अच्छा, ये वो चीजें हैं जो मैं आपको चैलेंज से कह सकता हूँ, मेरे ख्याल में मैंने आज तक गूगल में ये चीजें नहीं देखी कभी भी। वैसे चलें एक सर्च करते हैं, गूगल पेनल्टीज क्या आता है, किस तरह की पेनल्टीज। गूगल को एक्सप्लेन करता है इन चीज़ों को या नहीं? अच्छा, ये तो उन्होंने तो वो रीज़न दिए है ना कि लगती क्यों है। पेनल्टीज क्या हैं, कितनी टाइप की हैं, नहीं बताया हुआ। कंप्लीट लिस्ट ऑफ गूगल पेनल्टीज। अच्छा, ये भी उसने वो दे दी, स्पीड, मूवमेंट, डायरेक्ट, स्नेकी। अच्छा, ये तो उसने वो दे दी ना, ब्लैक हैट के पॉइंट सारे, कि क्या क्या है, कैसे फिक्स करना है। अच्छा, नहीं। अच्छा, इसको हम कंट्रोल एफ करके देखते हैं, इसमें कहीं मैनुअल पेनल्टी का जिक्र तो है। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं एल्गोरिदम। हाँ, एल्गोरिदमिक पेनल्टी का भी जिक्र है। इसके अंदर हम देखते हैं हनीमून का नहीं है। इसके अंदर हम देखते हैं, नहीं है जी। अच्छा देखें अब, इसने भी ये चीज इस तरह से कवर नहीं की हुई। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं इसने क्या किया। इसने तो कुछ भी नहीं किया हुआ। इसने तो बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ है। अच्छा चलें, अब ये वो चीजें जो मुझे नहीं लगता कोई आपको गूगल से पता चलेंगी कभी भी। ठीक है, अब देखें हनीमून पीरियड आपके लिए फायदे के लिए पेनल्टी है, ये तो समझ लग गई ना आपको। एक और पेनल्टी इसी तरह की है जिसमें किसी को नुकसान होता है, बताएं वो कौन सी है? बताएं, 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 वो कौन सी है? बता
जल्दी 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 जल्दी। ये भी पेनल्टी होगी ना? और इसी तरह की कौन सी पेनल्टी हो सकती है? यस, गूगल डांस। इसे गूगल डांस भी कहते हैं। गूगल डांस भी एक पेनल्टी है भाई। कैसे? अब गूगल ने आपकी वेबसाइट पे डांस पीरियड अप्लाई किया हुआ है। अब गूगल आपके एक्सपेरिमेंट के चक्कर में, आपको एनालाइज करने के चक्कर में किसी ना किसी वेबसाइट को फर्स्ट पेज से बाहर निकालता है, पेनलाइज करता है। समझ लगती है? उस पर पेनल्टी लगती है। अब वो किन बेसिस पे लगती है, वो देखता है कि किस किस की एल्गोरिथमिक, वो एक पूरी कैलकुलेशन होती है बड़ी कम्प्लेक्स किस्म की। वो उसमें से देखता है कि इसको कौन सी वेबसाइट को, जो इसमें मेरे रूल के मुताबिक, यानी कि गूगल के रूल के मुताबिक सबसे वीक पोजीशन पे खड़ी हुई है, वो उसको निकाल के बाहर करता है और उसकी जगह कोई दूसरी वेबसाइट ले आता है। तो ये भी एक पेनल्टी है। समझ लग गई? तो सम टाइम आप कुछ गलत नहीं करते, लेकिन फिर भी आप डी रैंक हो जाते हैं। बहुत सारे लोग, सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये आता है, आपको इंटरनेट पे देखने को मिलेगा कि जी 1 महीना पहले वेबसाइट लॉन्च की, देखें जी 1 महीने में इतनी ट्रैफिक आ गई जी। वाह जी वाह। ये देखें जी 1 हफ्ते में वेबसाइट रैंक हो गई। इसका क्या मतलब? 1 हफ्ते में वेबसाइट रैंक हुई है? नो, हनीमून पीरियड लगा और उन्हें पता ही नहीं होता। और जो हमारे जैसे वो बस डम माइंडेड लोग होते हैं, वो कहते हैं वाह जी वाह कितना बड़ा एसईओ एक्सपर्ट है, हफ्ते में 10 दिन में वेबसाइट रैंक कर दे। जबकि वही वेबसाइट उससे अगले हफ्ते जीरो पे आई होती है। ठीक है। फिर दूसरा सबसे बड़ा कॉमन प्रॉब्लम, कि सर मैंने वेबसाइट बनाई, आते रैंक होगी, और वो पता नहीं क्या हुआ, मेरे से क्या गलती हुई कि वो डी रैंक हो गई, वेबसाइट की ट्रैफिक खत्म हो गई। और भाई हनीमून पीरियड था, वो खत्म हो गया, चैप्टर क्लोज। हाँ एग्जैक्टली, ये मिथ है, ये सिर्फ मिथ्स हैं और कुछ भी नहीं। समझ लगी कि भाई वो कहानी खत्म होगी। फिर कहते हैं कि सर कभी तो मेरी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा, बिल्कुल जीरो, फिर आ जाती है। पता नहीं ऐसा क्या कर रहा है, कोई बंदा ट्राई कर रहा है या कोई बंदा मेरी वेबसाइट को डाउन करने की कोई। भाई कुछ भी नहीं, गूगल ने डांस पीरियड अप्लाई किया हुआ है, अप एंड डाउन करके आपको चेक कर रहा है, आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है। फिर आप कहते हैं कि सर मैं एक, फिर तीसरे नंबर पे एक और, चौथे नंबर पे एक प्रॉब्लम सुनने को मिलता है कि सर मेरी वेबसाइट बिल्कुल ठीक चल रही थी, डेली की 1000 ट्रैफिक भी आ रही थी, पिछले 2 दिन से 400 500 ट्रैफिक हो गई, यानी कि आधी रह गई। भाई किसी और वेबसाइट पे हनीमून पीरियड अप्लाई होगा जिसकी वजह से आपको पेनल्टी हो गई है। सिंपल। इसमें हर दफा ये नहीं होता कि आपका ही कोई कसूर है या आपका ही कोई फायदा, गूगल भी आपके साथ गेम खेल रहा है। कभी आपको फायदा दे देता है जान के, कभी नुकसान दे देता है। ठीक है। तो ये चीजों को लॉजिकली समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है हमारा, हम इन चीजों को समझते ही नहीं है, और हम पैनिक होके बैठ जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ, कुछ भी नहीं हुआ। यार जब वो उसका हनीमून पीरियड खत्म होगा, मेरी वेबसाइट ने दोबारा पोजीशन बना लेनी है। लेकिन हाँ, अगर उस वेबसाइट ने हनीमून पीरियड में यूजर एक्सपीरियंस बहुत बेहतर दे दिया, तो समझ लें फिर आपकी पोजीशन गई। तो फिर उस सूरत में आपने मजीद कुछ अच्छा परफॉर्म करना है, कि आपने अपनी जगह बनानी है। ठीक है। समझ लग रही है ना? ये चीजें जनरल सी बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। और ये वो चीजें जो प्रैक्टिकली तकरीबन हर बंदे के साथ होती हैं, लेकिन उसे पता नहीं होता क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। समझ लगी? गूगल पेनल्टीज यही है और कुछ भी नहीं है। बाकी लगती क्यों है, रीजन क्या है पेनल्टी की, वो वही है जो ब्लैक हैट टेक्निक्स जो हमने पहले वक्तन फवक्तन देखते रहे हैं, कि जो डॉट्स में है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना। अगर जो नहीं करने वाली चीजें आप करेंगे, तो समझ लें पेनल्टी लगेगी लगेगी। पहले आपको एल्गोरिथमिक पेनल्टी लगेगी, अगर बहुत ज्यादा वायलेट कर रहे हैं तो फिर मैनुअल पेनल्टी भी लग जाएगी। यहां तक कोई इशू, कोई कंफ्यूजन? जी बिल्कुल, गूगल न्यू वेबसाइट को वेलकम कहता है, लेकिन उस सूरत में अगर उसकी वेबसाइट बहुत अच्छी हो, गूगल को लगे इसका कंटेंट अच्छा है, इसका डिजाइन अच्छा है, इसकी स्पीड अच्छी है, इसने रिच स्निपेट्स दिए हुए हैं, स्ट्रक्चर डाटा दिया हुआ है, हर चीज इसने वेल मैनेज की हुई है, तो गूगल उसको फिर वेलकम कह देता है। और जब वेलकम कहेगा, तो समझ लें किसी ना किसी और का बेड़ा गर्क होगा। ठीक है। फिर उस पर हनीमून पीरियड की पेनल्टी लगेगी लगेगी। अब मुझे बताएं कि आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसे इस कंसेप्ट का पहले पता हो। आप लोगों ने ये बातें सुन रखी होंगी, लेकिन किसी को पता था ये कैसे हफ्ते में रैंक हो जाती है, और कैसे डी रैंक हो जाती है,
और कैसे ये क्लेम किया जाता है कि सर मैंने कुछ किया ही नहीं अपनी वेबसाइट पे, और पिछले 6 महीने से मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक 1000 1200 आ रही थी, और अब अचानक पिछले 2 दिन से 400 500 पे ट्रैफिक आ गई, जबकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो भाई वो हनीमून पीरियड किसी पे अप्लाई हुआ आपको, वो लग गई। ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जिसके बारे में कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, यू कैन डू वंडर्स। और लोगों का ये सबसे बड़ा मसला है कि वो, उनके साथ ये काम हो रहे होते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होते। वो उसका रूट काज एनालिसिस, RCA याद करें। लेक्चर नंबर 1, जब वो ओरिएंटेशन हुई थी उसके अंदर मैंने RCA पढ़ाया था कि हर चीज का रूट काज एनालिसिस करें, काम करें, रिजल्ट देखें, देखें सही हुआ या गलत। सही हुआ तो भी उसकी रीजन ढूंढने के क्यों सही हुआ, अगर गलत हुआ तो भी उसकी रीजन ढूंढने के गलत क्यों हुआ। जब आपको वो रीजन मिल जाएगी ना रूट कॉज एनालिसिस करके, तो समझ लें अब आपकी तरक्की शुरू हो गई, अब आपकी प्रोग्रेस शुरू हो गई है। अब आप एक्सपर्ट होना शुरू हो गए हैं अगर आप रूट कॉज एनालिसिस कर लेते हैं। सिर्फ वेबसाइट रैंक कर लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, वेबसाइट रैंक कैसे हो रही है तो उसका रूट कॉज एनालिसिस क्या है, ये चीज आपको एक्सपर्ट बनाएगी। ठीक हो गया। मैंने आपको ना बिल्कुल हलवा बना के समझाया है, वरना बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो कई कई दिन गूगल पेनल्टीज को पढ़ते रहते हैं, उन्हें समझ ही नहीं लगती ये चीजें है क्या। How to convince clients for it? What is the average time duration for dance and honeymoon period? कोई फिक्स। लग सकता है, और डांस पीरियड हो सकता है पूरा साल ही डांस पीरियड में रहे। हेलो। था, मैंने बस इतना ले इतना कि आपको। ओके। गूगल बोट एल्गोरिथमिक पेनल्टी। हो गया। ओके जी।